Hello everyone and welcome back to the channel. This is the lecture number 8 of वे ऑप्टिक्स और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में इसके दो टाइप्स और लास्ट में एक डेरिवेशन है कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग के साथ में। तो डायफ्रैक्शन सबसे पहले साउंड के अंदर ऑब्जर्व किया गया है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दीवार है और दीवार के उस तरफ कोई पर्सन बोल रहा होगा तो उसकी आवाज़ दीवार के इस साइड में सुनाई देती है, तो ये होता है डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। उसी तरह से लाइट के अंदर भी डायफ्रैक्शन होगा। वो कैसा होगा उसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कंसीडर करो कि ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, इस तरह से यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स से लाइट ऑल डायरेक्शन के अंदर जाएंगी और इसके सामने अगर कोई हम इस तरह से ऑब्स्टेकल रख देते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है, क्या है ऑब्स्टेकल, कोई चीज है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट ये इस ऑब्स्टेकल के अंदर से पास, वहां से नहीं पास होंगी, उसके साइड से पास होगी और उस साइड से पास होने की वजह से यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में निकल जाएंगी और जो ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल का इतना पार्ट आगे आगे बढ़ता चले जाएगा ज्योमेट्रिकली और इस रीजन के अंदर शैडो बनेगी। क्या बनेगी? शैडो होगी। दिस इज द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, मतलब लाइट इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अंदर जाएंगी और इस रीजन के अंदर यहाँ पर शैडो फॉर्म हो जाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए बट ऐसा नहीं होता। लाइट क्या करती है, इस तरह से इस एज के ऊपर यहाँ से टकराने के बाद में ये जो ज्योमेट्रिकल शैडो का रीजन है इसके अंदर एंटर कर जाती है इस तरह से। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसके अंदर लाइट नहीं होनी चाहिए, फिर भी है, दिस इज डायफ्रैक्शन। क्या होता है वो? डायफ्रैक्शन। उसी तरह से अगर कोई स्लिट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई स्लिट है, स्लिट मतलब वैकेंट स्पेस, यहाँ पर इस तरह से कोई स्लिट है और ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स से लाइट निकलने के बाद में एग्जैक्टली ऐसी स्ट्रेट लाइन के अंदर जाएंगी और यहाँ पर कोई दीवार या कोई स्क्रीन होगी, तो इस स्क्रीन के ऊपर क्या होना चाहिए, इतने रीजन के अंदर लाइट होनी चाहिए और ये जो ऊपर और नीचे का रीजन है यहाँ पर शैडो होनी चाहिए। दिस मस्ट बी द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। बट फिर से यहाँ पर क्या होगा, लाइट इस एज से टकराने के बाद में ज्योमेट्रिकल शैडो का जो रीजन है उसके अंदर एंटर करेंगी और इतने जगह के अंदर लाइट आ चुकी है, तो ये होता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट near the edges of an obstacle, or slit and spreading into the region of geometrical shadow. This is the definition of diffraction. The bending of light near the edges of an obstacle. Bending नहीं कहना चाहिए यहाँ पर, उसे deviation ये वर्ड आना चाहिए। तो deviation होगा कहाँ, जो ऑब्स्टेकल के एजेस होंगे, जो उसके एंड पॉइंट्स होंगे वहां पर, या स्लिट के जो एंड पॉइंट्स है यहाँ पर, ये जो एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल और स्लिट है वहां पर लाइट बेंड हो जाएंगी, वहां पर डिविएट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो ज्योमेट्रिकल शैडो की रीजन में एंटर हो जाएंगी। दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? एकदम इजी डेफिनेशन है उसकी। अब ये जो डायफ्रैक्शन होता है उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी उसके अंदर पहला टाइप है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, और दूसरा है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। द सेकंड वन इज फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। ठीक है, ये जो दो डायफ्रैक्शंस हैं ये बेसिकली डिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? डिस्टेंसेस के ऊपर। तो डिस्टेंस, यहाँ पर तीन चीजें होना चाहिए डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए: सोर्स, ऑब्स्टेकल या स्लिट
और तीसरा स्क्रीन। इस तरह से 3 ऑब्जेक्ट्स जरूरी है, सोर्स, स्लिट एंड स्क्रीन। ये तीनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वहाँ पर जो डायफ्रैक्शन होगा वो होगा फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। मतलब कौन कौन से डिस्टेंसेस बिटवीन सोर्स, स्लिट, ऑब्स्टेकल भी आ सकता है, एंड स्क्रीन इज वेरी लार्ज। मतलब ये डिस्टेंस कैसा है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इस स्लिट के ऊपर या ऑब्स्टेकल के ऊपर जो लाइट पड़ने वाली है वो पैरेलल रेज के फॉर्म में होंगी और यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट होगा। यहाँ पर वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। प्लेन वेव फ्रंट बनाने के लिए यहाँ पर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसका दूसरा टाइप है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल के अंदर डिस्टेंसेस कैसे स्मॉल होते हैं, द डिस्टेंसेस बिटवीन द सोर्स, स्लिट एंड स्क्रीन इज स्मॉल, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेव फ्रंट होगा वो वेव फ्रंट एक तो स्फेरिकल होगा या फिर सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, सिलेंड्रिकल, दोनों भी यहाँ पर पॉसिबल है। अगर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लेंगे यहाँ पर तो उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, और अगर कोई ट्यूब लाइट लेते हैं तो उसका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। इस तरह से यहाँ पर डायफ्रैक्शन को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब डायफ्रैक्शन के लिए वेव नेचर लाइट का मस्ट है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लाइट का स्ट्रेट लाइन नेचर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अगर यूज करेंगे तो वहां पर वो उसे प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री क्या बता रही है कि लाइट इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अंदर जानी चाहिए, यहाँ पर वो वहां पर जानी ही नहीं चाहिए। तो ये जो पार्ट है इसे एक्सप्लेन करने के लिए, डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेव नेचर कंसीडर करना होगा, और अगर वेव नेचर कंसीडर करेंगे तो वहां पर हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं, हाइजेन ने क्या कहा था कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस तरह से लाइट यहाँ तक आ चुकी है। यहाँ पर अगर हम कोई प्राइमरी वेव फ्रंट कंसीडर करते हैं, ये हो गया वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऑल दैट पॉइंट्स विल बी द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, जिसकी वजह से लाइट इसके अंदर भी जा सकती है, वहां पर वो स्प्रेड हो सकती है। तो यहाँ पर इस फिनोमेनन को, डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का वेव नेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद में हम ये जो फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन है इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी के ऊपर से हम जो आगे का डेरिवेशन है, जिसके अंदर हमें कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मिनिमा, उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट पॉइंट, nth डार्क पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, ये फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन को डिटेल में स्टडी करना होगा। कौन सा, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। तो उसका डायरेक्टली हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप, पहले मैं डायग्राम शॉर्टकट में ड्रॉ कर लेता हूँ, डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन को समझने के लिए जो सोर्स ऑफ लाइट है वो स्लिट से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर होने चाहिए, जिसकी वजह से जो स्लिट के ऊपर लाइट पड़ने वाली है वो पैरेलल रेज के फॉर्म में होंगी और वहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा तो सोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर होगा तो उसकी लाइट हमारे ऊपर नहीं आ सकती। सनलाइट पॉसिबल है, बट अगर हम कोई दूसरा सोर्स ऑफ लाइट ले रही है तो वहाँ पर जो सोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर रखना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसे पॉसिबल बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लेंस कैसे यूज़ करेंगे उसे समझने के लिए यहाँ पर देखो, इस तरह से अगर पैरेलल रेज है इस तरह से, और वो अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो इससे पास होने के बाद में ये सभी लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्ज हो जाएंगी, इस तरह से कॉन्वर्ज हो जाएंगी। ये होगा उसका फोकस। क्या होगा उसका फोकस। अब इस फोकस के ऊपर अब यहाँ पर अगर हम इसे रिवर्स कर देते हैं, मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट होगा वो सोर्स ऑफ लाइट को अगर हम डायरेक्टली फोकस के ऊपर रखेंगे तो उसकी वजह से इससे लाइट निकलने के बाद में, इससे लाइट इस तरह से
इस तरह से लाइट निकलने के बाद में एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगी। इस तरह से ये पैरेलल रेज बन जाएंगी, ठीक है। मतलब इसका अगर हम वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, सामने की साइड से वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, तो वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है। और ये जो रेज होंगी, इन रेज को हमें यहाँ पर स्लिट से पास करना होगा। इस तरह से यहाँ पर कोई स्लिट होंगी, स्लिट से पास करना होगा, ठीक है। अब पास होने के बाद में यहाँ पर वो ऑल डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड हो जाएंगी। अब वो एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर करेंगे और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिनन यहाँ पर आ जाएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर क्या होगा, जो दो रेज होंगी, जो लाइट वेव्स होंगी, वो दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर होने के बाद में किसी पॉइंट के ऊपर डार्क पॉइंट, कहाँ पर ब्राइट पॉइंट, वो फॉर्म कर सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर जो रेज होंगी उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रीन होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन के ऊपर लाने के लिए, उसे विजिबल बनाने के लिए फिर से यहाँ पर हमें दूसरी लेंस का यूज करना होगा, फिर से कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट सबसे पहले जो सेंटर से पास होने वाली लाइट है, वो इस लेंस से पास होने के बाद में जितनी भी रेज होंगी वो एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्वर्ज हो जाएंगे और इस पॉइंट के ऊपर एक ब्राइट पॉइंट होगा। क्या होगा, वो ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में बाकी के जो रेज होंगे, बाकी के रेज मतलब कैसे, यहाँ पर हम दूसरी रेज दिखा सकते हैं एक दूसरे को पैरेलल। इस तरह से ये दूसरी रे हो गई, ओके, 2 नंबर की। ये जो 2 नंबर की होंगी, ये भी कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद में एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्वर्ज हो जाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर वो इस तरह से कॉन्वर्ज हो जाएंगे और कॉन्वर्ज हो जाने के बाद में यहाँ पर एक तो डार्क पॉइंट होगा या ब्राइट पॉइंट होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, वो एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो इस तरह से ये फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन होता है, जिसके अंदर 2 लेंसेज का यूज किया जाता है। पहली लेंस का यूज जो लाइट है, लाइट का वेव फ्रंट प्लेन बनाने के लिए यूज होगा उसका, और दूसरा इसको विजिबल बनाने के लिए, डायफ्रैक्शन पैटर्न को विजिबल बनाने के लिए ये यूज किया जाएगा। अब डायफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह से दिखाई देगा, सेंटर का जो स्पॉट होगा वो ब्राइट होगा, उसके बाद में यहाँ पर एक डार्क पॉइंट होगा दोनों साइड में, उसके बाद में फिर से एक ब्राइट पॉइंट होगा दोनों साइड के अंदर, उसके बाद में फिर से एक डार्क पॉइंट, इस तरह से डार्क पॉइंट, फिर से एक ब्राइट पॉइंट, इस तरह से ब्राइट पॉइंट। अगर यहाँ पर सर्कुलर अपर्चर होगा, मतलब जो कागज है, फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर मैं कोई कागज कंसीडर करता हूँ, तो पेपर अगर होगा तो पेपर के ऊपर किसी पिन से मैं एक होल ड्रॉ करता हूँ, तो वो हो गया उसका सर्कुलर अपर्चर। अगर कोई ब्लेड लेता हूँ और ब्लेड से कट मारता हूँ, तो वो होगा उसका स्लिट, वो क्या होगी, स्लिट होंगी। उस केस के अंदर हमें लीनियर सोर्स यूज करना होगा, लीनियर सोर्स होगा, और यहाँ पर जो ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स दिखाई देने वाले हैं वो भी रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होंगे, लीनियर शेप के अंदर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन होता है, उसके लिए ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन का जो पार्ट है, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इन सभी का यूज करना है, जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे उन सभी का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम के अंदर जो सोर्स और उसके बाद में जो लेंस थी उसे हम निकाल देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सीधे से पहले स्लिट कंसीडर करेंगे। इस तरह से कोई स्लिट है, इस तरह से एक स्लिट है, और स्लिट के ऊपर पैरेलल रेज इस तरह से इंसिडेंट करते हुए हम दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रेज इंसिडेंट करेंगे, ओके। अब ये जो स्लिट है, एक ही स्लिट यूज कर रहे हैं, उसकी विड्थ हमें ए कंसीडर करनी है। स्लिट विड्थ कितनी है इसकी, ए है, ए इज द स्लिट विड्थ। इसकी नियरली साइज 10⁻⁴ to 10⁻³ मीटर होती है। मतलब ये एग्जैक्टली कितनी होगी, ये 0.1 से लेकर 1 mm तक हो सकती है। इतनी कम यहाँ पर विड्थ हमें कंसीडर करनी है, ठीक है। उसके बाद में
ये जो पॉइंट्स होंगे उसे हम ए और बी से दिखा सकते हैं और ओ उसका सेंटर होगा। ओ क्या है, उसका सेंटर है। इस तरह से रेज इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम सेकंड लेंस दिखाएंगे। सेकंड लेंस सबसे पहले हम जो पैरेलल रेज है उसको फोकस करेंगे। तो ये होंगी उसकी स्क्रीन। लाइट यहाँ पर इस तरह से सेंटर से पास होगी। जो सेंटर से पास होने वाली है वो विदाउट एनी डेविएशन आगे जाएंगी। उसके बाद में ये भी रेज इस लेंस से पास होने के बाद में इस तरह से इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन में जाएंगी और इससे पास होने के बाद में एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये होगा उसका सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। क्या होगा उसका सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। अब ये जो ए और बी पॉइंट्स है या बीच में का ओ पॉइंट है, ऑल दीज पॉइंट्स विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंडरी सोर्स होंगे तो लाइट यहाँ से इस तरह से, थोड़ी सी लेंस बड़ी दिखानी होगी। ओके, तो इस लेंस के ऊपर इस तरह से इंसिडेंट करेंगे एक पर्टिकुलर एंगल पर। एक पर्टिकुलर एंगल पर वो जो एंगल है वो हम थीटा कंसीडर करेंगे। पैरेलल रेज और इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा थीटा। ठीक है, अब यहाँ से लेंस से पास होने के बाद में फिर से वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्ज करेंगे। इस तरह से एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्ज करेंगे और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर ब्राइट या डार्क पॉइंट कुछ भी हो सकता है, उसकी कंडीशंस हम आगे देखेंगे। अब डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये जो सेंटर की लाइन थी, ये जो सेंटर की लाइन थी ये तो यहाँ पर एग्जैक्टली स्लिट के साथ में ही जाने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में जहाँ पर वो कॉन्वर्ज हो रही है ये पॉइंट होगा सी। उसके बाद में ये जो सेंटर का पॉइंट होगा वो के हो जाएगा। इस तरह से डायग्राम के अंदर हमें चेंज करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है देखो। स्लिट के अंदर जितने भी लाइट वेव्स जा रही है वो एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर करेंगे। इंटरफेयर कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम कोई रेज कंसीडर करते हैं, इस तरह से रेज है। अब ये जो रेज होंगे ये एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर करेंगे। रेज बोलने से अच्छा है मैं यहाँ पर वेव्स बोलूंगा उन्हें। ये जो वेव्स है वो एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर करेंगे। अब इंटरफेयर करते वक्त फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे कुछ नंबर्स दे देता हूं मैं। ठीक है, तो 1 और 3 के बीच में इक्वल डिस्टेंस है 1 और 3, और दूसरा कौन सा है 3 एंड 5। मतलब 1 से एक वेव निकल गई, उसके बाद में 3 से एक वेव निकल गई। अब ये जो दो वेव्स होंगे दोनों वेव्स के अंदर कुछ पाथ डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ए से वेव निकल गई है, उसके बाद में यहाँ पर ओ से भी निकल गई है और बी से भी निकल गई है। तो यहाँ पर ये जो ओ के और बी सी ये जो पार्ट है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, पाथ डिफरेंस। क्या होगा वो, पाथ डिफरेंस। मतलब कैसे, पहली वेव और तीसरे नंबर की वेव दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस होगा। तो अगर यहाँ पर हमें मिनिमम पॉइंट चाहिए, यहाँ पर हमें डार्क पॉइंट चाहिए, सबसे पहले हम कंडीशन फॉर मिनिमा देखेंगे। कंडीशन फॉर मिनिमा। तो मिनिमा की कंडीशन क्या है कि वहाँ पर दो वेव्स जो जाने वाले हैं उनका ऑड मल्टीपल पहुंचना चाहिए। कौन सा, ऑड मल्टीपल। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई फॉर एग्जांपल ये एक पहली वेव कंसीडर करते हैं, उसके बाद में सेकेंड वेव कंसीडर करते हैं। सेकेंड वेव कैसे, यहाँ से ये आगे निकल चुकी है और इसका पार्ट हम यहाँ से कंसीडर करेंगे। कैसे, देखो अब हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, वेवलेंथ लैम्बडा होगी। ओके, और इतना जो पार्ट होगा वो क्या होगा, λ/2। तो वेव ऐसी आगे निकल चुकी है, इसका क्रिस्ट फॉर्म हो गया था, बट सेकंड वेव का ट्रफ फॉर्म हो गया है। मतलब वेव का ये टोटल डिस्टेंस कितना था, लैम्बडा था। कितना था, लैम्बडा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, λ/2 होगा, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, λ/2। तो पहली और दूसरी वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2। और इस तरह से अगर पाथ डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक वेव की क्रिस्ट है, दूसरी वेव की ट्रफ है, अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो वहां पर दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर एक डार्क पॉइंट फॉर्म होगा। तो
कंडीशन फॉर मिनिमा क्या है कि जो दो वेव्स आगे निकलने वाले हैं उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, λ/2 होना चाहिए। एक वेव की क्रिस्ट होनी चाहिए तो दूसरी वेव की ट्रफ, उसके लिए पाथ डिफरेंस λ/2 रिक्वायर्ड है। तो यहां पर क्या हो रहा है डायफ्रैक्शन के अंदर, इसके अंदर स्लिट के अंदर से यहां पर बस 3 वेव्स नहीं जा रही हैं, यहां पर इनफाइनाइट वेव्स हो सकते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर करेंगे। तो इंटरफेयर करने के लिए सबसे पहले पहली वेव से निकल गई, उसके बाद में थर्ड नंबर से निकल गई, तो ये दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, कितना होगा, λ/2, तो वहां पर एक डार्क पॉइंट होगा। उसी तरह से 2 नंबर की और 4 नंबर की जो वेव्स होंगी दोनों के बीच में भी फेज डिफरेंस कितना होगा फिर, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। 1 और 3 में जितना डिस्टेंस है वही 2 और 4 के बीच में, तो यहां पर दोनों के बीच में भी फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, λ/2। उसके बाद में जो नेक्स्ट पेयर होंगे 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में भी क्या पाथ डिफरेंस होना चाहिए, λ/2। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स उस स्लिट के अंदर से पास होंगे और वो एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर करेंगे। तो वहां पर मिनिमा या डार्क पॉइंट की कंडीशन क्या है कि उसके अंदर जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 चाहिए। ठीक है, पाथ डिफरेंस कौन कौन सा, अब यहां पर उसे हम यहां रिलेट करेंगे, ए से निकलकर जो गई है और ओ से निकलकर जो वेव आगे जा चुकी है उसका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहां पर λ/2। अगर ये λ/2 चाहिए तो ये BC की वैल्यू, यहां पर जो BC डिस्टेंस है वो कितना चाहिए, λ। अगर ये लैम्बडा होगा तो ओके की वैल्यू, ओके मतलब क्या, जो BC का हाफ करने के बाद में मिलने वाला है, BC का हाफ करने मतलब यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। ठीक है, अगर हम BC की इसकी वैल्यू लैम्बडा कंसीडर करेंगे तो यहां पर ओके की वैल्यू, ये जो पाथ डिफरेंस होगा वो हमें λ/2 मिलेगा, जिसकी वजह से डार्क पॉइंट वहां पर फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद में अब डेरिवेशन की हम शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर ये पहली कंडीशन है, BC की वैल्यू लैम्बडा लेनी है, उसकी वजह से ओके की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, λ/2। बट यहाँ पर हमें ये जो BC है या ओके है उसका डिस्टेंस कितना है वो लेने के लिए ये ट्राइंगल कंसीडर करना होगा। ट्राइंगल किस तरह से दिया हुआ है देखो, ट्राइंगल के अंदर ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल हमें कितना लेना होगा, थीटा। इस तरह से थीटा एंगल है। उसके बाद में ये जो AB साइड है, A और ये B है और यहाँ पर क्या होगा C, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद में ये साइड उसकी कितनी है, A है, और हमें BC फाइंड आउट करना है। BC की वैल्यू कितनी होगी, BC की वैल्यू के लिए यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज द अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड में क्या है, BC है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज में क्या है, AB की वैल्यू कितनी है, A स्मॉल a। सो BC इज इक्वल टू कितना आ गया, A साइन थीटा। कितना होगा वो, A साइन थीटा। ये उसकी वैल्यू है, किसकी, BC की वैल्यू। BC की वैल्यू A साइन थीटा इतनी लेनी होगी। तो यहाँ पर कंडीशन फॉर मिनिमा के अंदर अब हम आगे देखेंगे कि इसके अंदर कंडीशन क्या आ गई है कि BC की वैल्यू लैम्बडा लेनी है, ओके की वैल्यू λ/2 होंगी, जिसकी वजह से वहां पर एक डार्क पॉइंट आएगा। उसी तरह से अगर कोई सेंटर में G पॉइंट है, इसके सेंटर में H पॉइंट है, इससे वेव निकल कर वहां गई, इससे वेव निकल कर वहां गई, तो दोनों के बीच में भी जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना लेना होगा हमें, वो भी λ/2 चाहिए। उसके लिए ये BC की वैल्यू यहाँ पर लैम्बडा होनी चाहिए। ठीक है, तो मेन कंडीशन क्या है, BC मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा। बस लैम्बडा नहीं, वहां पर 2 लैम्बडा भी ले सकते हैं, 3 लैम्बडा भी, 4 लैम्बडा भी। क्यों, क्योंकि वहां पर एक वेव की क्रिस्ट तो दूसरे की ट्रफ आनी चाहिए। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वेव वहां पर कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, वेव हाफ होनी चाहिए। तो वेव हाफ लेने के लिए यहाँ पर BC की वैल्यू बस हम लैम्बडा नहीं, 2 लैम्बडा भी ले सकते, 3 लैम्बडा भी ले सकते, 4 लैम्बडा भी ले सकते। तो यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला होगा, BC की वैल्यू कितनी आ गई थी, BC की वैल्यू A साइन थीटा है। BC की वैल्यू कितनी है, A साइन थीटा। दिस A साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्बडा। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा।
मतलब BC मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल लैम्बडा चाहिए। पाथ डिफरेंस, इंटरफेरेंस के अंदर देखा था हमने, पाथ डिफरेंस मस्ट बी द इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, किसके लिए, ब्राइट के लिए। वही कंडीशन यहाँ पर डार्क के लिए। तो जो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के फॉर्मूलेज हैं वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, बट वहां पर जो ब्राइट की कंडीशन थी यहाँ पर वो डार्क की, और यहाँ पर जो ब्राइट की कंडीशन होंगी वो वहां पर डार्क के लिए थी। ठीक है, तो इस तरह से हम उसके लिए एक कंडीशन डिराइव कर सकते हो, उसके लिए ये पार्ट रिक्वायर्ड है। उसके बाद में यहाँ पर हमें जो ब्राइट पॉइंट होगा, ब्राइट पॉइंट के लिए क्या कंसीडर करना होगा, n+1/2 लेना होगा। ठीक है, उसे हम आगे लेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ nth डार्क पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद में सेम हम ब्राइट पॉइंट के लिए भी कंसीडर करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस तरह से थीटा n लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले डार्क पॉइंट के लिए 1 वैल्यू होंगी, और यहाँ पर nth नंबर का जो डार्क पॉइंट होगा उसके लिए हम थीटा n ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर हम कंसीडर क्या करेंगे कि ये जो थीटा एंगल है बहुत छोटा है, सो साइन थीटा की वैल्यू नियरली हम टैन थीटा भी ले सकते हैं, और नियरली वैल्यू हम थीटा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है, देखो ये कंडीशन लेस देन 10 डिग्री के जितने भी एंगल्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर हम साइन 5 डिग्री देखते हैं, कितना, 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री इज नियरली इक्वल्स टू टैन 5 डिग्री। दोनों की वैल्यूज कैलकुलेटर पर देख लो आप, साइन 5 डिग्री लो, उसके बाद में टैन 5 डिग्री लो, दोनों की वैल्यूज नियरली सेम होगी, और दोनों की भी वैल्यूज 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद में जो नंबर आता है उसके इक्वल होंगे। 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर ये सभी एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अगर थीटा स्मॉल होगा तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कंडीशन क्या ले सकते हैं, a एज इट इज, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा थीटा n, या उसे हम आगे देखेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। तो इसकी वजह से थीटा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा विल बी इक्वल्स टू, थीटा मतलब क्या, यहाँ पर प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के लिए सिंपल, प्लेन एंगल क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो थीटा यहाँ पर है, उसकी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल क्या हो गई, y मतलब कौन सा डिस्टेंस होता है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट और डार्क पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम yn ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम डार्क पॉइंट के लिए कंडीशन देख रहे हैं, तो आपको ये जो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल है वो हम YND ले सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, वो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल D। तो यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 के ऊपर से क्या मिल जाएगा हमें, a एज इट इज, उसके बाद में थीटा n लेना है, सो YND डिवाइडेड बाय D इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, n लैम्बडा। सो डिस्टेंस ऑफ nth डार्क पॉइंट फ्रॉम द सेंटर विल बी n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। ठीक है, सेम फॉर्मूला, इसी तरह का एक फॉर्मूला हमने जो इंटरफेरेंस है उसके अंदर देखा था, बट वहां पर वो ब्राइट पॉइंट के लिए था, ब्राइट के लिए था, और उसके अंदर यहाँ पर a की जगह d था, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, दोनों के बीच में डिस्टेंस था, और यहाँ पर a है, a की स्लिट है, उसकी विड्थ दी हुई है। ठीक है, इस तरह से दोनों के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर से हम यहाँ पर फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रिंज विड्थ मतलब क्या, जो वहां पर ब्राइट या डार्क पॉइंट्स फॉर्म हो गए उसकी विड्थ कितनी होंगी, उसके लिए यहाँ पर फिर से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ n+1th डार्क पॉइंट माइनस क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क पॉइंट, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर बस n+1 आ जाएगा, सो n+1 लैम्बडा d बाय a माइनस क्या करना होगा, n लैम्बडा d बाय a, जैसा हमने इंटरफेरेंस में किया था। उसके बाद में n लैम्बडा d बाय a क्या हो जाएगा, कैंसर, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, फिर से लैम्बडा d बाय a। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ। इस तरह से हम फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो कंडीशन फॉर मिनिमा देखी थी उसी तरह से हम अगर लिखना हो तो डायग्राम
यहाँ से इधर का पार्ट मैं रब करने वाला हूँ, सो स्क्रीन को पॉज कर लो और लिख लो। ओके, तो इसी तरह से जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन आ जाएंगी, उसके लिए भी सेम इसी तरह से हमें कुछ कंसीडर करना होगा, पाथ डिफरेंस कुछ तो लेना होगा। जस्ट 1 मिनट। तो यहां पर नेक्स्ट कौन सा देखेंगे हम, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा की क्या कंडीशन है, वहां पर एक ब्राइट पॉइंट चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन है, फिर से वहां पर ये जो a sin थीटा होगा, दैट a sin थीटा मस्ट बी द ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, n प्लस हाफ इंटू लैम्बडा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इंटरफेरेंस के अंदर फिर से वहां पर क्या था, n माइनस हाफ लैम्बडा, किसके लिए, डार्क के लिए, यहाँ पर ब्राइट के लिए n प्लस हाफ लैम्बडा आ गया। उसकी वजह क्या है कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था इंटरफेरेंस का, उसके अंदर जो फ्रिंज की विड्थ थे सभी के लिए सेम है, बट यहाँ पर जो सेंटर की ब्राइट पॉइंट होती है, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होंगी, उसकी विड्थ बाकी के कंपैरिजन में डबल होती है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर n माइनस हाफ की जगह n प्लस हाफ आ जाएगा। तो उसी तरह से हम थीटा n ले सकते हैं, y n b अपॉन डी, और उसके बाद में जो लास्ट इक्वेशन होगी, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर विल बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n प्लस हाफ इंटू लैम्बडा d बाय a। दिस विल बी द कंडीशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट पॉइंट, सेंटर से nth नंबर का 10, 15, 20, 50, 100, 1000 जितना भी नंबर का ब्राइट पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, वहां पर भी फ्रिंज विड्थ इतनी ही होगी, और लास्ट में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, WC विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स W, जो बाकी के फ्रिंज विड्थ होंगे उससे वो डबल साइज का होगा। सो WC का फॉर्मूला क्या होगा, 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a, लैम्बडा D बाय a की जगह 2 लैम्बडा D बाय a आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट का जो फॉर्मूला है डायफ्रैक्शन के अंदर, इसी के ऊपर से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन के अंदर होता है, न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये जो WC है इसे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा भी बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। अभी इसे इस तरह से क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेंट्रल का जो ब्राइट पॉइंट होगा, ठीक है, इसकी विड्थ हमने क्या कंसीडर की है, WC। उसके बाद में ऊपर यहाँ पर एक डार्क पॉइंट होगा और इसके नीचे भी एक डार्क पॉइंट है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, WC है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा भी दिया होगा, तो वहां पर भी क्या लेना है, हमें WC लेना है। ठीक है, सो ये था डायफ्रैक्शन का पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों को भी एक जगह पर मर्ज करूंगा, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद में फॉर्मूलेस कौन कौन से लेने हैं, उसे याद किस तरह से रखना है, ये भी हम उसके अंदर कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।